नमस्कार। जहाँ तक मुझे ख्याल पड़ रहा है हम लोग कारिका नंबर 38 तक कर चुके हैं, राइट? 36 तक सर। सर थर्टी 30 तक किया है। 30 38 होना है। 36 किया है सर। 36 किया है, ओके। तो 37 पे आते हैं। हाँ जी। हाँ, 37 कारिका जो है यहाँ पर बुद्धि के बारे में बोलते हैं। और जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हम भोग करते हैं, वो सब के सब आके वो अनुभव बुद्धि में खत्म होते हैं। बुद्धि इस क्रिएशन की, मैनिफेस्टेड क्रिएशन की, मैनिफेस्टेड प्रकृति की, व्यक्त प्रकृति की पहली एवोल्यूट है, मतलब एवोल्यूशन का पहला प्रोडक्ट है, पहला बच्चा है। और इसी में पुरुष जो है एक्सपीरियंस करता है संसार के सारे एक्सपीरियंसेस को, सारे ऑब्जेक्ट्स को, सारे वस्तुओं को। और यही बुद्धि है जो कि बाद में फर्क कर पाती है पुरुष और मूल प्रकृति के बीच में। ये बात समझ में आ रही है कि ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर जो सबसे पहला तत्व है क्रिएशन का, बुद्धि, अ, उसके दो प्रॉपर्टीज बोली जा रही हैं, उसके दो सोचिए कि फंक्शंस बोले जा रहे हैं। यहाँ दो उसके नेचर के बारे में, उसके धर्म के बारे में बोला जा रहा है कि एक तो बुद्धि कंप्लीट करती है एक्सपीरियंस पुरुष के लिए। अगर बुद्धि नहीं होगी तो पुरुष का एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि पुरुष बुद्धि में एक्सपीरियंस करता है, बुद्धि को देखता है। और जो भी बुद्धि में देख रहा है उसको वो अपना अनुभव मान लेता है, अपना एक्सपीरियंस मान लेता है। उस इल्यूशन में आ जाता है कि ये मेरे साथ हुआ है, जबकि पुरुष के साथ कुछ नहीं होता है। पुरुष के साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। पुरुष न बदलने वाला एंटिटी है, पुरुष परमानेंटली सेम रहने वाला तत्व है। पुरुष को कोई आकार नहीं है, पुरुष प्रकृति के अंदर ही नहीं है। तो जब प्रकृति के अंदर ही नहीं है, प्रकृति का उस पे कोई प्रभाव नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो फिर उस पे फर्क कैसे पड़ सकता है? लेकिन पुरुष को लगता है, पुरुष ऐसा सोचता है, पुरुष को ये अनुभव होता है कि बुद्धि में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। तो हमने पहले देखा था योग में, वो कहते हैं, योग की परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। मतलब चित्त में जो वृत्तियां आ रही हैं वही अनुभव हो रहा है। तो चित्त में जो बदलाव होता है, जो मॉडिफिकेशन होता है, जो फ्लक्चुएशन होता है, उसी को पुरुष देखता है। अब चित्त के अंदर कहाँ देखता है? चित्त में बुद्धि है, अहंकार है, मानस है। मानस में क्या हो रहा है ये पुरुष नहीं देख पाता है। अहंकार क्या कर रहा है ये पुरुष नहीं देख पाता है। पुरुष सिर्फ और सिर्फ बुद्धि को देख पाता है, क्योंकि वो उसके सबसे ज्यादा करीब होता है। और जब हम योग करते हैं, जब हम रिवर्स जर्नी करते हैं, जब हम फाइनाइट दुनिया से इनफाइनाइट दुनिया तक जाते हैं, जब हम मटेरियल वर्ल्ड से
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो हम मेंटल वर्ल्ड से होते हुए जाते हैं। संसार जो है वो मेंटल वर्ल्ड है, और दुख जो है वो मेंटल वर्ल्ड में है। जैसे हमने इसमें शुरू शुरू में देखा था कि अपने ही शरीर से, अपने ही मन से दुख होता है, औरों के शरीर से, औरों के मन से भी दुख होता है। प्रकृति के कारण भी चित्त में दुख होता है, देवताओं के कारण भी होता है, पितरों के कारण भी होता है, कई कारणों से होता है। तो कोई भी कारण हो, चाहे अंदर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे बाहर का साधारण जीव का हो या प्रकृति का हो, ये सारा का सारा दुख का अनुभव चित्त में होता है। और किसी तरीके से हम अपना ध्यान अगर चित्त के बाहर ले आते हैं तो दुख का अनुभव बंद हो जाता है। तो यहां पर भी एक्चुअली वही बात कही जा रही है कि पुरुष का एक्सपीरियंस जो है वो बुद्धि में होता है, और वो सोचता है कि ये मेरे साथ हो रहा है। वो अपने आप को बुद्धि से आइडेंटिफाई करने लगता है। उसको उन दोनों में फर्क नहीं नजर आता है, बुद्धि में और पुरुष में उसको फर्क नहीं नजर आता है। लेकिन जब ये फर्क नजर आने लगता है, जब बुद्धि विकसित हो जाती है, उसमें विवेक की शक्ति आ जाती है, उसमें डिस्क्रिमिनेट, डिस्टिंग्विश, भेद करने का क्षमता पैदा हो जाता है, तो बुद्धि समझ पाता है कि प्रकृति कहाँ तक है और प्रकृति के बाद का पुरुष कहाँ से शुरू होता है। इसको समझना ही परम ज्ञान है, क्योंकि ये डिफरेंस इतना सूक्ष्म है कि जब आप इसको समझने लगते हैं तब आप एक किस्म से मूवमेंट करते हैं, मानस से अहंकार में, अहंकार से बुद्धि में, बुद्धि से पुरुष में। और अगर आप और ऊंचे लेयर्स को मानते हैं, ईश्वर को तो ईश्वर में, परम ईश्वर को तो परम ईश्वर में, और उसके ऊपर पार परमेश्वर में, तो ये एक सीढ़ी है, ये एक जर्नी है जिसमें हम लो हाइट से हाईएस्ट हाइट तक जाते हैं, जिसमें हम साधारण इंसान से, पशु से, बंदर से हनुमान और राम बनते हैं। वो कह रहे हैं कि ये बुद्धि ही है जो मूल प्रकृति और पुरुष का भेद करना जानती है। दोनों अति सूक्ष्म हैं, मूल प्रकृति को भी हम देख नहीं सकते हैं, न ही पुरुष को देख सकते हैं। दोनों में फर्क क्या है कि मूल प्रकृति में 3 गुण हैं और पुरुष में 3 गुण नहीं है। मूल प्रकृति को आकार है, पुरुष को आकार नहीं है। पुरुष निराकार है, निर्गुण है, और प्रकृति आकार है और गुणों वाली है, वो 3 गुण वाली है। तो ये डिफरेंस करना कि गुण कहाँ है और गुण कहाँ नहीं है, ये बुद्धि का काम है। और बुद्धि ये स्टार्टिंग में नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे जैसे भोगती है, जैसे जैसे प्रकृति का एक्सपीरियंस लेती है, व्यक्त प्रकृति का, उसको अव्यक्त प्रकृति की जानकारी होने लगती है, उसको उस पुरुष की जानकारी होने लगती है, और वो इतने एडवांस लेवल पे आ जाती है कि डिस्टिंग्विश कर पाती है कि पुरुष कहाँ खत्म हो रहा है, बुद्धि कहाँ शुरू हो रही है। बुद्धि कहाँ शुरू हो रही है और बुद्धि खत्म हो रही है, और मूल प्रकृति शुरू हो रही है और मूल प्रकृति खत्म हो रही है। तो इसलिए जिनकी बुद्धियां विकसित होती हैं वो संसार पे राज्य करते हैं। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी, मिले हुए पानी दूध में से कर सकते हैं। उनकी बुद्धि अति प्रबल रहती है। करिश्मा तो कपूर जीवन का मकसद जी पहुंची। निर्मल कपूर जी को अंतिम विदाई दे
like पापड़ यस सर। कढ़ाई में हरी मूंग दाल डालकर भूनना, फिर काजू बादाम तिल को फ्राई। अब बुद्धि को अनकॉन्शियस माइंड भी समझ सकते हैं, जहां पर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, हमको पता नहीं चलता। हम जब बुद्धि में आते हैं नींद के समय, तब इस एरिया को निद्रा बोलते हैं, डीप स्लीप बोलते हैं। ये पूरी की पूरी एरिया अनकॉन्शियस रहती है, हमको इसकी चेतना नहीं होती है, हम इसको जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन योगी योगी के नींद में निद्रा नहीं होती है। योगी के नींद में वो बुद्धि नहीं आती है जिसका उसको एहसास न हो, जिसका उसको अनुभव न हो। योगी बुद्धि का अनुभव करता है, वो सोते हुए भी जागता है, उसमें बुद्धि की अवेयरनेस रहती है। जो कि साधारणता नहीं रहती है। साधारण आदमी में या एक औरत में निद्रा में क्या हो रहा है उसका कंटेंट नहीं रहता है, वो मेमोरी मिसिंग होती है। लेकिन एक योगी, क्योंकि वो अभ्यास करता रहता है, क्योंकि वो कंसंट्रेशन करता रहता है, क्योंकि वो धारणा ध्यान समाधि करता है, क्योंकि वो वैराग्य में रहता है, वो दुनिया से दूर रखता है अपने आप को, वो इंद्रियों को बंद रखता है, वो प्राणों के माध्यम से मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को सीमित करना जानता है, वो आसन के माध्यम से अनंत पे ध्यान लगाता है, तो उसका जो चित्त है वो भी बड़ा रहता है, फैला हुआ रहता है, बड़े अनुभव करने को रेडी रहता है। तो पूरा गेम जो है वो चित्त का मैनेजमेंट है, चित्त के अंदर जो संस्कार हैं उनका मैनेजमेंट है। अगर हमारा ध्यान संस्कारों पे है, वृत्तियों पे है, तब हम पुरुष पे ध्यान नहीं लगा सकते हैं। हमारा ध्यान उस समय व्यक्त प्रकृति में लगा हुआ है। और जब हम अपना ध्यान व्यक्त प्रकृति से निकाल लेते हैं, पुरुष में लगाते हैं, तब हमको दुख नहीं होता है, हमारा चित्त समाप्त हो जाता है, हमारा बुद्धि अहंकार मानस नहीं होता है, वो डिसॉल्व होकर मूल प्रकृति के अंदर प्रवेश कर जाता है। हमारे एक्सपीरियंसेस अब व्यक्त प्रकृति के नहीं होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस अब अपने आप के होते हैं, स्वरूप के होते हैं। हम अपना दर्शन करते हैं, हम जीवन को एक नए एंगल से, एक नए खिड़की से, एक नए दरवाजे से देखना आरंभ करते हैं। दुख से मुक्ति मिल जाती है और सुख से भी मुक्ति मिल जाती है। सिर्फ एक साक्षी भाव रह जाता है, सिर्फ एक देखने वाला रह जाता है, सिर्फ एक प्रकार की आंखें रह जाती हैं जो देखती हैं, बस उसका मतलब नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि मतलब जो है, उसके शब्द जो हैं वो चित्त से आते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं 38 पे। अब यहां पर ये तन्मात्राओं की बात कर रहे हैं। तन्मात्रा जो है वो इनडिसर्नेबल रहती है, मतलब उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, उनको भोग नहीं कर सकते हैं, उनको भोगना असंभव सा होता है। क्यों? क्योंकि ये, इनको पहचानने का कोई जरिया नहीं है हमारे पास। और ये जो है ये 5 स्थूल तत्व बनाती हैं, और ये जो 5 स्थूल तत्व बनते हैं वो डिसर्नेबल होते हैं, उसको हम डिस्टिंग्विश करके देख सकते हैं, उसको हम जान पाते हैं, उनको अलग अलग हम समझ पाते हैं। उनके अंदर में 3 प्रकार के प्रकृति के गुण रहते हैं, इसलिए हम उनको समझ पाते हैं। पहला है
कि वो काम रहते हैं, मतलब उनमें सत्व रहता है। दूसरा, उसमें टर्बुलेंस भी रहता है, मतलब उसमें एक्शन रहता है, एक्टिविटी रहती है, तो रजस भी रहता है। और तीसरा है, वो डिल्यूट करते हैं, वो हमको मिसगाइड भी करते हैं, मिस रिप्रेजेंट भी करते हैं, क्योंकि वो तामसिक रहते हैं। उनमें अंधकार होता है, उनमें सुस्ती होती है, लेजीनेस होती है, नॉन एक्शन होता है। तो ये जब तन्मात्राएं हम देखते हैं, ये जब तन्मात्राएं हम देखते हैं, तो सबसे पहले साउंड साउंड आता है। मतलब जो एनर्जी अंदर है, वो जब मटेरियलाइज हो रही है, मैटर का शेप ले रही है, मटेरियल का शेप ले रही है, तो सबसे पहले साउंड बनता है। और ये जो साउंड और जो बाकी की चार तन्मात्राएं हैं, ये सूक्ष्म है। और इसमें जो मात्रा शब्द है, उसका मतलब ये होता है कि इसके कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनके कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होते हैं। इसके अंदर में सत्व रजस तमस का अनुभव नहीं होता है। और क्योंकि इनमें ये अनुभव नहीं होता है, उनको हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं एज प्लेजर, पेन, एटसेट्रा। इनके बारे में हम जान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म तत्व हैं, बहुत छोटे हैं, हमारे इंद्रियों के कैपेसिटी के बाहर है ये। इसलिए हम इनको देख नहीं पाते हैं। और इनसे जो पांच स्थूल वस्तुएं निकलती हैं, तत्व निकलते हैं, एलिमेंट्स निकलते हैं, वो हम देख चुके हैं। आकाश निकलता है, वायु निकलती है, अग्नि निकलता है, जल और पृथ्वी। तो ये जो निकलते हैं, उनको हम देख सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जहां पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, उसमें सबसे पहले निकलती है बुद्धि। बुद्धि स्पेसिफिक नहीं होती है, बुद्धि डिस्टिंग्विशेबल नहीं होती है, बुद्धि नॉन स्पेसिफिक होती है। और बुद्धि से निकलता है अहंकार, वो भी नॉन स्पेसिफिक होता है, वो भी इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। उसमें पता नहीं चल पाता कि क्या है। उसके बाद जो निकलता है, मटेरियल वर्ल्ड में तन्मात्राएं निकलती हैं, वो भी नॉन स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि वो एक से बन रही है, दूसरे को बना रही है। तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? जहां से बनी है उसकी, कि जो बना रही है उसकी। इसलिए ये नॉन स्पेसिफिक है। बुद्धि की क्वालिटी क्या है? क्या वो मूल प्रकृति के समान है? हाँ है। क्या वो अहंकार के समान है? हाँ, कुछ कुछ है। तो किसके समान है, उसको डिटरमाइन करना संभव नहीं होता है, वो नॉन स्पेसिफिक है। उसी प्रकार से अहंकार भी नॉन स्पेसिफिक है। वो बनता तो बुद्धि से है, लेकिन वो खुद भी बहुत कुछ बनाता है। तो जिससे बनता है उसके समान है, कि जिसको बना रहा है उसके समान है, ये पकड़ पाना असंभव सा है। इसलिए उसको नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं, इसको डिस्टिंग्विश किया नहीं जा सकता। यही अहंकार फिर पांच तन मात्राएं बनाता है, और ये पांच तन मात्राएं पांच तन महाभूत बनाती हैं। तो वापस जो सूक्ष्म है, वो स्थूल बनाता है। क्योंकि हम तन्मात्राओं को देख नहीं पाते हैं,
लेकिन पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें तीन गुण अब क्लियर दिखते हैं। हम हमारे क्षमता में आ गए हैं देखने के ये तीन गुण। और सिमिलरली जो इंद्रियां हैं उसमें भी सत्व रजस तमस दिखाई देने लगता है। हम उसको समझ सकते हैं। तो 16 ऐसे तत्व हैं जो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और 7 ऐसे तत्व हैं जिनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों व्यक्त प्रकृति में है। तो व्यक्त प्रकृति में बुद्धि डिस्टिंग्विश नहीं होती, अहंकार डिस्टिंग्विश नहीं होता, 5 तन्मात्राएं डिस्टिंग्विश नहीं होती, ये 7 हैं। और जो डिस्टिंग्विश होती हैं वो है 11 इंद्रियां मानस को मिला के, और 5 महाभूत। तो 11 5 16, 16 जो सृष्टि के एंड में है, उससे ज्यादा अब कुछ कन्वर्जन नहीं होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, वो स्पेसिफिक हो गई हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ जी सर। किसी को कोई डाउट? नहीं? डाउट कुछ नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो इंग्लिश के वर्ड बोलते हैं ना उनको थोड़ा सा हिंदी में भी बता दीजिए। नहीं, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। नॉन नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक है ना ये, हाँ हाँ। तो इसका अर्थ बता दें बस। उसका अर्थ देखिए ऐसा है कि जिसको आप अलग अलग कर सकें वो स्पेसिफिक है, जिसको आप अलग नहीं कर सकती हैं वो नॉन स्पेसिफिक है। थैंक यू सर। अभी जैसे 5 तन्मात्राएं हैं वो नॉन स्पेसिफिक हैं। इन पांचों को अलग करके देख पाना संभव नहीं है। जी। लेकिन पृथ्वी को पृथ्वी के हिसाब से देख पाना संभव है, जल को जल के हिसाब से देख पाना संभव है, अग्नि को अग्नि के हिसाब से देख पाना संभव है, आपके वायु को देखना संभव है, आकाश को देखना संभव है। लेकिन ये कहां से आ रही हैं? ये आ रही हैं साउंड से, शब्द से। आप शब्द को देख नहीं सकती हैं, आप साउंड को देख नहीं सकते हैं। आप साउंड से पैदा होता है टच, टच को आप देख नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्म, रूप। वो रूप जो है वो बेसिक लेवल पे आप देख नहीं सकते हैं। जो टेस्ट है, जो स्मेल है, उसको आप देख नहीं सकते हैं। लेकिन उनसे जो चीजें पैदा हो रही हैं वो स्थूल हैं, उनको आप क्लियर कट देख सकते हैं, एब्सोल्युटली विदाउट एनी एलिमेंट ऑफ डाउट आप देख सकते हैं। तो जिसमें क्लैरिटी से नहीं दिखता है वो नॉन स्पेसिफिक है। वो 5 हैं, बुद्धि अहंकार और 5 तन मात्राएं। और बाकी 16 जो क्लियर कट दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं, जिसमें आप भेद कर सकते हैं, वो 16 है आपके पंचमहाभूत 5, ज्ञानेंद्रियां 5, कर्मेंद्रियां 5, और मानस 1। अभी आपको क्लियर हुआ? जी सर। ओके। यहां तक किसी का कोई प्रश्न? सर मानस को कैसे देख सकते हैं? मानस को कैसे देख सकते हैं? कैसे देख सकते हैं? इंद्रियों में आपको एक्सपीरियंस होता है, जी। और देखने के बाद आपको यहाँ तो अच्छा लगता है, यहाँ तो हम्म। बुरा लगता है,
यहाँ तो जो बदल रहा है उसको आप देख पाते हैं। जी तो मतलब प्रकृति के 3 गुणों का प्रदर्शन होता है। तो जी जिसमें भी प्रकृति के 3 गुणों का प्रदर्शन होगा उसको आप क्लैरिटी से स्पेसिफिकली देख पाएंगे। और वो प्रकृति में है 3 गुण, लेकिन आपके लिए क्लियर नहीं हो रहे हैं तो आप नहीं देख पा रही। जी। तो जो नॉन स्पेसिफिक है तत्व, हाँ बुद्धि, अहंकार और तन मात्राएं, ये नॉन स्पेसिफिक है। ये क्लियर कट डिवाइडेड डिफाइंड नहीं है। जी इसको जब हम देखते हैं तो हमको कंबाइंड फीलिंग आती है, जी ऐसा बोला जा रहा है इसमें। जी। अभी क्लियर है? हाँ जी। ओके। सर हिंदी में इसको विशेष और अविशेष बोलेंगे। हाँ, हिंदी में इसको विशेष और अविशेष बोलेंगे। अविशेष मतलब जिसमें कोई विशेषता नहीं है, और विशेष मतलब जिसकी विशेषता है। कर्म इंद्रियों की विशेषता है, ज्ञान इंद्रियों की अपनी विशेषता है, मानस की अपनी विशेषता है, पंचमहाभूत की अपनी विशेषता है। लेकिन जो अविशेष है, जिसमें विशेषता नहीं है, वो बुद्धि है, वो अहंकार है, वो 5 तन्मात्राएं हैं। अभी क्लियर है? जी थैंक यू थैंक यू। ओके। आपको थैंक यू सूची को बोलना चाहिए। शुचि ओके, को तो हाँ, शुचि को भी थैंक यू सर। अच्छा, सूची को भी थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? जी यस सर। सर। हाँ जी सर हाँ जी सर। तो यहाँ पर रुकना है कि आगे बढ़ना है? हम लोग 2 कार्य का कवर करके आए हैं। हाँ, बोलिए सौम्य। सर साउंड से टच बनता है, फॉर्म टच से बनता है। साउंड से टच नहीं बनता है, साउंड से आकाश बनता है। नहीं, साउंड से आकाश बनता है, बट हाँ, तन मात्राओं में भी जैसे आपने बताया था कि साउंड फर्स्ट वाइब्रेशन है, हाँ, उसके बाद टच आता है। हाँ। अगर आप उस ऑर्डर में चलेंगी तो साउंड, टच, फॉर्म और टेस्ट और स्मेल। हाँ, वो ऑर्डर तो क्लियर है, बट जैसे टेस्ट है, हम्म। तो वो क्या टच और फॉर्म के साथ मिलने से होता है? हाँ, इसमें एक्चुअली 2 तरीके का ऑर्डर बोला जाता है, और दोनों का लॉजिक समझना थोड़ा मुश्किल रहता है। आपको उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये आप्त वचन है या अगामा है। एक वर्षन ये कहता है कि साउंड जो है वो आकाश पैदा करता है, और साउंड और आकाश मिलके टच, और आकाश और नहीं, आकाश नहीं, ये टच फिर आपका वायु प्रेजेंट करता है, और फिर वायु प्लस ये जो है और टच से टच। क्या? वायु? जी सर। हाँ, टच से वायु? हाँ, टच से वायु। आप उसको एक्सपीरियंस के हिसाब से देखिए। हम्म। अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या वाइब्रेशन ट्रैवल करेगी? नहीं। नहीं करेगी। आप साउंड को सिर्फ साउंड मत समझिए, वाइब्रेशन समझिए। हम्म। तो वाइब्रेशन को मतलब ट्रैवल करने के लिए, अगर साउंड वाइब्रेशन है तो उसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वो है एयर। लेकिन लाइट जो है उसको ट्रैवल करने के लिए स्पेस चाहिए। तो ये थोड़ा सा आप इस पे चिंतन करेंगी तब आपको धीरे धीरे ये सीक्वेंस मन में बैठ जाएगा, और बिना उसके ये थोड़ा इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग हो जाता है कि कैसे हो रहा है। तो पहली बात तो ये इनडिसर्नेबल है, हम लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे पास कोई क्वालिफाइड जजमेंट नहीं है। ये आपको समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ। हाँ सर।
हम्म, तो तो आप बता दीजिए, सोचने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो आप ये समझिए कि पहले साउंड आता है और साउंड क्रिएट करता है स्पेस। ब्रह्मांड का निर्माण होने के लिए तो स्पेस चाहिए ना। हम्म तो वो स्पेस जो है वो ये क्रिएट करता है साउंड। अब जब वाइब्रेशन भी है और स्पेस भी है तो उसमें टच क्रिएट होता है, और जब टच है तो वायु क्रिएट होती है। और ये जो सीक्वेंस में बह रहे हैं वो अभी फॉर्म क्रिएट करते हैं आपस में साथ में। अब वो फॉर्म जो है वो सबके साथ मिलके अग्नि क्रिएट करता है। वो अग्नि जो है वो टेस्ट क्रिएट करती है, और टेस्ट सबके साथ मिलके जल क्रिएट करता है, और जल जो है वो स्मेल क्रिएट करती है, और स्मेल सबके साथ मिलके पृथ्वी क्रिएट करता है। तो इस तरीके से वो फ्लो होता है। तो अब फॉर्म वायु और आकाश के साथ में अग्नि क्रिएट करता है। फॉर्म जो है वो आप ऐसा समझ लीजिए कि आकाश और वायु के साथ आता है। आकाश भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक जगह लिखिए, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक लाइन बनाइए हम्म टॉप टू बॉटम, उसमें लिखिए, ऊपर लिखिए साउंड, उसके नीचे लिखिए टच। साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, वो मैंने लिख लिया। हाँ, अब उसके सामने ठीक एक दूसरा कॉलम बनाइए, और हम्म साउंड के सामने लिखिए स्पेस, हाँ, और टच के सामने लिखिए आप वायु। वायु, फॉर्म, अग्नि, हाँ, उसमें लिखिए अग्नि, टेस्ट और में जल। ये जो रस है उसके सामने लिखिए जल, हम्म और जो आपका स्मेल है उसके सामने लिखिए पृथ्वी। ठीक है। तो अब इस ऑर्डर से राइट लेफ्ट करके आपको नीचे डिसेंड करना होगा। हम्म अभी समझ में आया? हाँ, ये क्लियर है। बट ये मैं पूछ रही थी कि जैसे अग्नि है, वो आपने बोला, अग्नि क्या बताइए? जैसे अग्नि में आपने बोला कि उसके ऊपर जो थे वो मिला के अग्नि बना। हाँ, तो उसके उसके, ऊपर नहीं बोल के उसके पहले जो आया हाँ, उसके उससे बन पहले, रहा है। हाँ। हाँ, उसके पहले वायु और आकाश है। हाँ, ठीक है। अभी आप ये देखिए कि आ, ये जो आप डिस्टिंक्शंस देख रही हैं, ये 3,000 3,500 साल पहले इन्होंने सोच के हम्म मेंटल पावर से लिखा है। अभी ये जो लिखा गया है ये आपको स्ट्रेट अवे समझ में नहीं आएगा। ये आपको इस पे जब आप ध्यान करेंगी तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जो कुछ भी बाहर देख रहे हैं वो अंदर से बन रहा है। अंदर एक सोर्स है एनर्जी की जो साउंड क्रिएट करती है हमारे अंदर, और वो साउंड तामसिक है, क्योंकि अहंकार जब तामसिक होता है तब तन्मात्राएं बनाता है। तो तामसिक अहंकार आवाज कर रहा है, और उस आवाज से स्पेस क्रिएट हो रही है। कौन सी स्पेस? आप बोल सकती हैं कि एक्सटर्नल स्पेस। लेकिन एक्सटर्नल स्पेस कहां से आएगी? पहले आएगी इंटरनल स्पेस से। जो अंदर बनेगा वो ही बाहर बनेगा।
आपको समझ में आ रहा है? मैं अब इसमें एक और एलिमेंट घुसा रहा हूं, अंदर और बाहर का। हाँ हाँ अंदर का स्पेस, बाहर का स्पेस, अंदर का टच, बाहर का टच, अंदर का फॉर्म, बाहर का फॉर्म, अंदर का ये टेस्ट, बाहर का टेस्ट, अंदर का स्मेल, बाहर का स्मेल। अभी इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि अंदर की दुनिया भी क्रिएट हो रही है और अंदर की दुनिया के बेसिस पे बाहर की दुनिया बन रही है। बाहर कुछ है नहीं, हम बना रहे हैं, वो भी सूक्ष्म से स्थूल बना रहे हैं, और वो भी सीक्वेंशियली बना रहे हैं। वो भी जब अहंकार तामसिक होता है तभी बनता है। तो मटेरियल वर्ल्ड हम बनाते हैं, सब्जेक्टिव वर्ल्ड हम बनाते हैं। अहंकार जब सात्विक होता है तो 11 इंद्रियां बनाता है, और अहंकार जब तामसिक होता है तो 10 भूत बनाता है, 5 सूक्ष्म बनाता है, 5 स्थूल बनाता है। तो बाहर क्या बन रहा है? बाहर कुछ है ही नहीं। ये आपको जो बाहर दिख रहा है वो आपके इग्नोरेंस का कारण है, आपको अविद्या है, इसलिए आपको बाहर दिख रहा है। और आप सोच रहे हैं कि आपके अंदर एक ईगो है, एक कर्ता भाव है, एक मैं का भाव है, एक मेरा का भाव है। ये भी एक तत्व ही है और कुछ नहीं है। तत्व मतलब एनर्जी, स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में है आपके अंदर। तो मूल प्रकृति भी तत्व है, बुद्धि भी तत्व है, अहंकार भी तत्व है, और मानस भी तत्व है, ज्ञान इंद्रियां भी तत्व हैं, कर्म इंद्रियां भी तत्व हैं, तन्मात्राएं भी तत्व हैं, पंचमहाभूत भी तत्व हैं। ये सब अलग 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 एनर्जी लेवल्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शनैलिटी है, जो इवॉल्व हो रही हैं। ये एक कंटिन्यूएशन है। क्या कंटिन्यूएशन है? बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार बुद्धि का बच्चा है अलग, लेकिन आया अंदर से है, इवॉल्व हुआ है। जैसे बच्चा हम पैदा करते हैं, बच्चा बाहर इंडिपेंडेंट है, लेकिन आया हमसे है, हमसे जुड़ा हुआ है, मेरे गुण उसमें है, कुछ मेरे संस्कार उसमें है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है, फिर भी डिपेंडेंट है। तो जब आप ये समझने लगेंगी कि एक कॉज एंड इफेक्ट है, एक सत्कार्यवाद है। सत्कार्यवाद मतलब प्रेजेंट में फ्यूचर एग्जिस्ट करता है और पास्ट में प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है, दोनों का संबंध है। आम में आम का पेड़ मौजूद है, आम के पेड़ में आम के बीज मौजूद हैं, लेकिन हमको कभी दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। जब हमारी बुद्धि खुलती है तब हमको दिखते हैं, जब हमारी बुद्धि सिकुड़ जाती है तब हमको नहीं दिखते हैं। अभी समझ में आ रहा है आपको कि मैंने आपको और कंफ्यूज कर दिया? नहीं आ रहा है सर। तो ये ग्रास्प करना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। अब आपका दृष्टिकोण बदलने लगेगा। अब आपको हकीकत में दर्शन मिलना चालू होता है। आप समझ पा रहे हैं डेली जीवन के जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहले एक्सपीरियंस कर रहे थे और जो आप अभी उसका अनुभव कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उसमें एक गैप आ जाता है, उसमें एक शिफ्ट आ जाता है, उसमें लेवल चेंज हो जाता है। क्लियर है सौम्या? हम्म। ये यस हो सर। सकता है कि आपको मेरी बातों में एक सेशन में समझ में नहीं आए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस करने वाली बात है, इसमें समय लगता है, इसमें एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है। ओके। हम्म। अच्छा, अब मैं वापस अपने प्रश्न पे आता हूं। यहां रुकना है कि आगे बढ़ना है?
यहां बोले तो एक और करके छोड़ते हैं, ठीक है। 39 ये बोलता है कि जो सटल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो, और जो शरीर हमारे माता पिता से आया है वो, और जो हम बाहर के स्थूल दुनिया के से अपना शरीर बनाते हैं, ये 3 प्रकार के स्पेसिफिक वो है, शरीर है। 3 प्रकार के स्पेसिफिक इनपुट्स हैं शरीर में। इनमें से जो सूक्ष्म शरीर है वो एवर लास्टिंग है, और जो माता पिता से आता है वो टेम्पररी है। माता पिता से क्या आएगा? आपको बॉडी में फैट्स आएंगे, प्रोटीन्स आएंगे, और क्या रहता है, कुछ एंजाइम्स आएंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे, यू नो, मटेरियल चीजें आएंगी। तो मटेरियल चीजें जो हैं वो मटेरियल वर्ल्ड में ही रह जाती हैं, और वो पेरिशेबल होती है, उनका अंत होता है। तो जो माता पिता से शरीर आया है उसका भी अंत है। जो बाहर से आपने घास फूस खाया है, दूध पिया है माँ का, उसका भी अंत है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर, जिसपे आपका बाहर का शरीर लटका हुआ है, वो टेम्पररी नहीं है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है, वो अगले योनि में जाता है, वहां अगला शर्ट अगला पैंट पहनता है, और वो रूप में चलता है। तो ये बात यहां पर कही हुई है। और आप पूछ सकते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर स्पेसिफिक कैसे हो जाता है? सूक्ष्म शरीर में क्या क्या है? सूक्ष्म शरीर में 3 नॉन स्पेसिफिक चीजें हैं, अविशेष। वो है बुद्धि, अहंकार और तन्मात्राएं, 7। और बाकी क्या है? इंद्रियां, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, मानस। तो ये जो इंद्रियां हैं, इसमें सत्व रजस तमस होता है। इंद्रियों से हम पेन प्लेजर एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये स्पेसिफिक है, जो कि नॉन स्पेसिफिक के साथ जुड़ी हुई हैं, और सूक्ष्म शरीर हमारा बना रही है। और जो बाहर पंच महाभूत है वो भी स्पेसिफिक है, वो भी विशेष है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो स्थूल शरीर है। उसको हम यहां पर छोड़कर जाएंगे, वो पेरिश हो जाएगी। लेकिन जो बुद्धि, अहंकार और मानस और ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री और तन मात्राएं, ये खत्म नहीं होती है, ये अगले शरीर में ट्रांसफर होती है। और इसके अंदर की जो भी रिकॉर्डिंग है, जो भी डेटा है, वो अगले शरीर को शेप अप करती है। अगला शरीर का ड्यूरेशन, लाइफ का क्वालिटी, लाइफ का फंक्शनैलिटी, लाइफ का सब डिफाइन करती है। तो कंटिन्यूएशन में एग्जिस्टेंस है। आप मर भी जाएंगे तो अगला शरीर इसी शरीर से इवॉल्व होगा, सूक्ष्म शरीर से इवॉल्व होगा। और ये चेन, ये लाइन चलती रहेगी जब तक आप इतना ज्ञान नहीं हासिल कर लें कि आपको मोक्ष मिल जाए। ये क्लियर है? जी सर। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लोज करेंगे आप। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। चलिए फिर क्लोज कर लें।